द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञे जी द्वारा लिखित उपन्यास नदी के द्वीप। चंद्रमाधव। स्टेशन से चंद्रमाधव की घर जाने की इच्छा नहीं हुई। हजरतगंज की सड़क पर टहला जा सकता था और रात के 10 बजे यहाँ चहलकदमी करते नजर आना बुरा नहीं है, उससे प्रतिष्ठा बढ़ती ही है। पर अकेले टहलना चंद्र की समझ में कभी नहीं आया। कोई बात है भला? अकेले वे टहलते हैं जो किसी की ताक में रहते हैं, बल्कि वे भी अकेले नहीं टहलते। जैसे कि जिनकी ताक में वे डोलते हैं, वे भी अकेली कम ही नजर आती हैं। अकेले टहलते हैं पागल या कवि, जो असल में पागल ही होते हैं, पर रिस्पेक्टेबल होने के लिए जीनियस का ढोंग रचते हैं। शब्दों का अधिकार रचना, वह अधिकार तो पत्रकार का है। वही असल रचयिता है, सृष्टा है। कुछ बात लेकर बात बनाना भी कोई बात है भला? कला वह है जो ना कुछ को लेकर खड़ा कर दे, सनसनी फैला दे, दंगे बलवे इनकलाब करवा दे। कभी किसी कवि ने, कलाकार ने इनकलाब नहीं कराया, जर्नलिस्ट ही अपनी मुट्ठी में इनकलाब लिए फिरता है। चंद्र ने मन ही मन जरा सुर से कहा, मैं मुट्ठी में इनकलाब लिए फिरता हूँ, आंखों आंखों में ख्वाब लिए फिरता हूँ। और फिर अवज्ञा से अपने को ही मुंह बिचका दिया। फिर उसने सोचा, मैं बराबर ही अपने को ही मुंह बिचकाता आता हूँ। दुनिया मेरे बनाए या चाहे ढंग से नहीं चलती तो दुनिया मुझे मुंह बिचका कर चली जाती है। मैं भला क्यों अपने को मुंह बिचकाता हूँ? उसने जब टटोला, हाँ सिगरेट थे अभी, एक सिगरेट सुलगा कर लंबा कश खींचा, मुंह गोल कर धुएं की पिचकारी छोड़ी। यह धुआं अगर वैसा ही जमा का जमा तीर सा जाता, हवा को छेद देता, तो उसे कुछ संतोष होता, पर वे बिखर गया। कमबख्त उड़कर उसी की आंखों में आकर चुभने लगा। चंद्र ने रिक्शे वाले से कहा, सिनेमा ले चलो। कौन से सिनेमा हुजूर? मेफेयर? हाँ, चंद्रमाधव बिना सोचे कह गया। फिर सहसा उसे याद आया, मेफेयर में तो वह आज ही मैटनी देखकर गया है। बोला, नहीं, मेफेयर तो हम दिन में गए थे, और कहीं ले चलो। रिक्शे वाले ने कहा, एल्फिंस्टन में जवानी की रीत लगा है, वहां जाइएगा। अच्छा, वहीं चले। रिक्शा वाला बढ़ चला। धीरे धीरे कुछ गुनगुनाता वह पेंडल फेंकता चला जा रहा था। उसकी गति कुछ तेज हो गई थी। चंद्र ने सोचा, सिनेमा मैं जा रहा हूं, मस्त यह हो रहा है। इसी तरह लोग दूसरे के मजे में मस्त दिन काटते चले जाते हैं। क्या जिंदगी है। जैसे दूसरे के घर से सवेरे अस्त व्यस्त निकली अलसाती सुंदरी को देखकर कोई खुश हो ले। उसका मुंह कड़वा हो आया। सीला हुआ सिगरेट है। उसने सिगरेट निकालकर फेंक दिया। एक और झुककर जोर से थूका। पुराने जमाने में प्रतिनिधियों की मार्फत शादी हो जाती थी। वे जहां खुद नहीं जा सकता था, प्रतिनिधि भेज देता था। क्या बेहुदगी है। प्रतिनिधिक शादी हो सकती है तो प्रतिनिधिक सुहागरात। पर यहां भी तो राजा लोग अपनी रानियों को नियोग के लिए भेजा करते थे ऋषियों के पास। वह भी तो प्रतिनिधिक। उसे असल में ऋषि होना चाहिए था, पुराने जमाने का। पर कमबख्त नए जमाने का महंत भी तो ना हुआ। हो गया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अखबार का, जाट की घोड़ी के बछड़े की तरह। मांगा था नीचे, दे दिया ऊपर। दुनिया में इतना कुछ होता है, उसी के साथ कुछ नहीं होता। वह केवल खबरें पाता और देता है, टिप्पणी करता है, टिप्पणी भी नहीं, दूसरों की टिप्पणियों का संग्रह करता है। रिक्शा रुक गया। सामने एल्फिंस्टन की रंगीन बत्तियां थीं। एक बड़े भारी पोस्टर पर वही परिचित तिरछी खड़ी कोई लड़की, वही परिचित कंधे पर से झांकता हुआ लड़का। पोस्टर में नहीं आया, लेकिन दाहिने को जरूर एक पेड़ की शाखा होगी, जिस पर बड़ा सा मैग्नोलिया का फूल होगा, शायद कागज का, या शाखों पर 2 फूल भी हो सकते हैं। और लड़की लड़के के तुक ताल बंधे फ्लर्टेशन में बीच बीच में दोनों पास पास लाए जाएंगे और फिर दूर हट जाएंगे, छुएंगे नहीं,
क्योंकि सेंसर के नियम में चुंबन अभारतीय है, चाहे मुंह से सटा हो, और न्योतता मुंह 5 मिनट तक स्क्रीन पर स्थिर खड़ा रहे और चवन्नी वाले सिटकारियां मारते और फप्तियां कसते रहें। चंद्रमाधव ने जेब में हाथ डालकर पैसे निकालते हुए बड़े रूखे स्वर में रिक्शे वाले से कहा, लो। उसकी रुखाई से रिक्शे वाले ने समझा कि बाबू साहब थोड़े पैसे दे रहे होंगे, पर हथेली पर 1-1 रुपए के 2 नोट देखकर वे चौंक गया। फिर तत्परता से हाथ उठाकर बोला, सलाम हुजूर। उदारता के लिए धन्यवाद देने का और तरीका ही उसे नहीं आता था, पर चंद्रमाधव में उदारता नहीं थी। उसने जवाब में गुर्राकर कहा, मानो कह रहा हो, जा साले, तू भी प्रतिनिधिक फ्लर्टेशन कर ले, और क्या तेरे भाग्य में बदा है। फिर वह सिनेमा के पोर्च के अंदर घुस गया। तथ्य और सत्य के बारे में चंद्रमाधव और भुवन की राय नहीं मिलती। कॉलेज से ही इस बात को लेकर उनमें बहस होती आई है। रागात्मक लगाव की बात तो दूर रही, तथ्य ही लोगों के अलग अलग होते हैं। इतिहास की घटनाओं से तो हमारा रागात्मक संबंध नहीं होता, फिर क्यों 2 इतिहासकार 2 इतिहास लिखते हैं? इसलिए कि दोनों भिन्न भिन्न तथ्य चुनते हैं। रागात्मक लगाव वाली बात मान ले तो जो सत्य है वही झूठ है, क्योंकि वे पूर्वग्रह युक्त तथ्य है, और ऐतिहासिक तथ्यों पर पूर्वग्रह लादना ही सारे झूठ की जड़ है। और जैसे झूठे इतिहासों ने ही दुनिया में फूट और लड़ाई के बीज बोए हैं। चंद्रमाधव के जीवन के ही तथ्य ले लें। भुवन को यही दिखता है कि अच्छी तरह पास करके वे विदेश चला गया था, विदेशों में बहुत घूमा है, और सदा सनसनी की खोज में। भुवन के मत से उसका सारा जीवन सनसनी की लंबी खोज है। और वह यह भी जरूर सोचता होगा कि निरी सनसनी की खोज से व्यक्ति की सूक्ष्मतर संवेदनाएं भूंडी हो जाती हैं, और वह सिवाय तीखी उत्तेजना के कुछ समझता ही नहीं। लिहाजा चंद्रमाधव भी एक तरह का नशेबाज है और जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को नहीं पहचान सकता। भुवन का दुख पूजा का एक सिद्धांत है। पीड़ा से दृष्टि मिलती है, इसलिए आत्मपीड़न ही आत्मदर्शन का माध्यम है। क्या दलील है। भुवन अकेला है, घर गृहस्थी की चिंताएं उसने जानी नहीं, दुख की दूर से रोमांटिक कल्पना ही की है, इसलिए बातें बना सकता है। अगर सचमुच दुख उसने जाना होता, दुख कैसे तोड़कर चूर चूर करके रख देता है। दृष्टि देना तो क्या, आंखों को अंधा करके पपोटे निकालकर उनमें कीचड़ भर देता है। यह देखा होता तो उसकी जबान ऐंठ जाती। चंद्रमाधव ने सनसनी खोजी है, असल में उसने जीवन खोजा है, तीव्र बहता हुआ पलवनकारी जीवन। और वह उसे मिला कहाँ है? मिली है ये छोटी छोटी टुच्ची अनुभूतियां, चुटकियां और चिकोटियां। और उसके किस दोष के कारण? प्यार नहीं, बीवी बच्चे, स्वातंत्र्य नहीं, तनख्वाह, जीवनानंद नहीं, सहूलियत, घर, जेब खर्च, सिनेमा, पान सिगरेट, मित्रों की हिस्स। कॉलेज छोड़ने के अगले वर्ष उसकी शादी हो गई थी। लड़की साधारण पढ़ी थी, मैट्रिक और भूषण पास साधारण सुंदरी थी, अच्छे नक्शिख, साधारण बुद्धिमती थी, घर संभाल लेती थी, साथ घूम लेती थी, मित्रों मेहमानों से निभा लेती थी, और पढ़े लिखों की बातचीत में आत्मविश्वास नहीं खोती थी। पत्नी ने उससे कुछ अधिक मांगा नहीं था, साधारण गृहस्थी की जो मांगे होती हैं बस। कुछ अधिक दिया भी नहीं था, साधारण गृहस्थी जो देती है बस। 2 बच्चे, साफ सुथरा घर, बिना झंझट के खाना सोना, छोटा सा बैंक बैलेंस, दिल बहलाव की साधारण सहूलियतें। मध्यम वर्ग के मानदंडों से उसके पास सब कुछ था, और कोई क्या चाह सकता है। पर दूसरे बच्चे के पहली संतान लड़की थी, दूसरी लड़का। बाद में वह गृहस्थी से टूट गया था। कोई झगड़ा हुआ हो, शिकायत हो, ऐसी बात नहीं थी, बस यूं ही तबीयत उचट गई थी, और वह पत्नी और बच्चों को छोड़ आया था। खर्चा भेज देता था, कभी कभार चिट्ठी लिख देता था, बस इससे अधिक उलझन नहीं थी। ना वह चाहता था,
बच्चे बड़े होंगे तब पढ़ाई वढ़ाई का प्रश्न उठेगा, अभी तो कोई चिंता नहीं। और पहले 2-4 बरस तो माँ ही देखभाल लेगी। फिर बड़ी तो लड़की है, उसकी पढ़ाई की कौन इतनी चिंता है। लड़के की शुरू से फिक्र होती है। अकेले रहना बुरा नहीं था। गृहस्थी का अनुभव हो जाने के बाद तो वे प्रीतिकर भी था। उसमें एक आज़ादी और आत्मनिर्भरता थी जिसका मूल्य शायद बिना गृहस्थी के अनुभव के समझा ही नहीं जा सकता। और वह जो कॉफ़ी हाउस का उसके जीवन में एक स्थान बन गया है, यह भी एक चीज है। उसे समझने के लिए भी वैसा बैकग्राउंड चाहिए। बिना भोगे कोई उस स्थिति को नहीं समझ सकता। बिना भोगे? लेकिन बिना क्या भोगे? क्या उसी ने कोई कष्ट भोगा है, दुख जाना है? बराबर ही तो साधारण सहूलियत का जीवन उसने बिताया है। बड़े पैमाने पर ऐश नहीं की तो दरिद्र होकर टुकड़ों को भी तो नहीं तरसा। ऐसे में दुख भी अगर हो तो उसी स्केल पर तो होगा, साधारण छोटा दुख। पर यही तो असल बात है। यही साधारणपन ही तो असली खा जाने वाला घुन है। यह तो सबसे बड़ा, सबसे चुभने वाला, आकिंचनता की कसक से बराबर सालते रहने वाला दुख है। तुम्हें साधारण से बड़ा दुख नहीं होगा। यही तो बड़े आनंद की, बड़े सुख की, विराट की अनुभूति की मौत का परवाना है। तुम्हें साधारण से बड़ा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या वे द्राविड़ प्राणायाम से भुवन वाले नतीजे पर पहुंचा है? क्या वह भी बड़े दुख की पूजा कर रहा है? नहीं, दुख अपने आप में इष्ट है, यह वह कहाँ मानता है। लेकिन बड़ा दुख बड़ी संभावना का द्योतक तो है। संभावना हो, अनुभूति की सामर्थ्य हो, तभी तो बड़ी अनुभूति होगी। पर क्या भुवन दुख को इष्ट मानता है? क्या रेखा भी वैसा मानती है? विराट अनुभूति के प्रति खुले रहने का ही क्या वे अनुमोदन नहीं करते? विराट के प्रति समर्पित होने का। रेखा क्षण के प्रति समर्पित होने की ही बात करती है। क्षण को ही विराट मानती है। लेकिन क्या सचमुच मानती है? क्या जब भी क्षण के प्रति आत्मसमर्पण का अवसर आया है, उसने इनकार नहीं किया है? वह अपने को संजो कर रखती है। कोई आज सूर्यम पश्या भी इस तरह बचा बचा कर कदम न रखती होगी। और बात करती है क्षण के प्रति समर्पण की, जैसे भुवन अनुभूति से बसता है और विराट अनुभूति के प्रति समर्पण की बात करता है। असल में सब सिद्धांत क्षतिपूरक होते हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, उससे ठीक उल्टा सिद्धांत गढ़कर उसका प्रचार करते फिरते हैं। इससे एक तो आप अपने लिए एक संतुलन स्थापित कर लेते हैं, दूसरे औरों को गलत लीक पर डाल देते हैं ताकि आपको ठीक ठीक कोई पकड़ ना पा सके। रेखा ही कहती है कि मैं कुछ नहीं हूं, जीवन के प्रवाह में एक अणु हूं। पर कितना अहम है उसमें, कितना अहम है कि चंद्रमाधव का रेखा से परिचय पुराना था। रेखा के पति को भी वे थोड़ा जानता था। विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों से उसकी पहली पहल भेंट हुई थी। यद्यपि कोई घनिष्ठता किसी से नहीं थी, तथापि तब से वह उनमें रेखा के पति का ही परिचित गिना जाता था। और उनके विच्छेद के बाद जब वह रेखा से मिला, तब पहले रेखा ने उससे पति के मित्र के अनुकूल ही व्यवहार किया था। शिष्ट, विनित, पर बिल्कुल अनसंपृक्त और दूर। उनके विच्छेद की बात सहसा नहीं फैली थी, क्योंकि दोनों के दुराव को लोगों ने धीरे धीरे ही जाना था। पति के मले चले जाने के बाद भी लोग यही समझते रहे थे कि वह नौकरी के लिए ही गया है, और बहुधा रेखा से उसका हालचाल भी पूछ लेते थे। इतना ही अचंभा उन्हें होता था कि वह पत्नी को साथ क्यों नहीं ले गया। पीछे जब रेखा ने अलग नौकरी कर ली और यह भी खुल गया कि मलय में उसके पति के साथ कोई और स्त्री रहती है, तभी लोगों को उनके दुराव का पूरा पता लगा। और ऐसे में जैसे होता है, लोगों को पहले इसी बात का गुस्सा आया कि वे इतने दिनों तक भुलावे में ही क्यों रहे या रखे गए। पति तो दूर चला गया था। रेखा पर यह गुस्सा भरपूर प्रकट हुआ। एक के बाद एक कई नौकरियां उसे छोड़नी पड़ी, और उसके साथ साथ यह भी बात बन चली कि वह कहीं टिकती नहीं, 2-4 महीने बाद काम छोड़ देती है,
जिससे आगे नौकरी मिलने में क्रमशः कठिनाई बढ़ती गई। इसी बीच चंद्रमाधव फिर से मिला था। उसकी स्थिति पर सहानुभूति प्रकट करके कुछ शिकायत भी की थी कि रेखा ने उसे क्यों ना याद किया, वह जरूर कुछ सहायता करता। रेखा ने सहज विस्मय से कुछ झिझकते हुए कहा था, आप तो उनके मित्र हैं। मैं समझती थी कि आप जानते होंगे और आपसे सहानुभूति की आशा भी कैसे कर सकती थी। चंद्र इस बात से कट गया था, पर उसने प्रकट नहीं होने दिया और सहायता करने और काम दिलाने का वचन दिया था। वह उसने किया भी था। कई जगह उसने बात की थी, फिर एक जगह नौकरी मिल भी गई थी। चंद्र बीच बीच में आकर उससे मिल भी जाता था, लेकिन ये नौकरी भी और नौकरियों की तरह छूट गई थी। बल्कि रेखा चाहे ना जानती हो, उसके छूट जाने में चंद्र का भी हाथ था। उसके बार बार मिलने आने पर स्कूल की कमेटी के एक सदस्य ने उससे पूछा था, तो उसने कहा था कि रेखा के पति के मित्र के नाते वह अभिभावक है। पर रेखा, जिसे यूं भी छिपाव पसंद नहीं था और जानती थी कि छिपाना है भी व्यर्थ, लोग जान तो जाएंगे ही, कमेटी को पहले बता चुकी थी कि पति से उसका वर्षों से कोई संबंध नहीं है। बात समिति तक गई थी और उन्होंने रेखा को यद्यपि बड़े शिष्ट ढंग से नोटिस दे दिया था। इसके बाद रियासत में गवर्नेंस का पद दिलाने में भी चंद्रमाधव ने सहायता की थी। पत्र प्रतिनिधि के नाते रियासतों में उसकी वाकिफियत भी काफी थी। आतंक भी कुछ था। राष्ट्रीय उत्तेजना के उस जमाने में रियासतों का पत्रकारों से डरना स्वाभाविक ही था। यहाँ भी चंद्र बराबर मिलने आता था। एक बार एक दिन ठहर भी गया। दोबारा जब आकर ठहरने की बात उसने की तो रेखा के उत्तर से वे भाप सका कि वे नहीं चाहती और तड़ाक से पूछ बैठा, रेखा देवी, अब मेरे आने पर आपको आपत्ति है? रेखा ने धीरे से कहा, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूं मिस्टर चंद्रमाधव। आप जरूर आइए और अब की बार अपनी पत्नी को भी साथ लाइए। उनको क्यों नहीं लाते आप? चंद्रमाधव थोड़ी देर सन्न रह गया, मानो किसी ने उसे चपत मार दिया हो। फिर उसने कहा, तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आप मुझसे डरती हैं? विश्वास की बात नहीं है मिस्टर चंद्र, पर वे शोभन हैं और मैं उनसे भेंट करना भी चाहती हूँ। चंद्रमाधव उठकर थोड़ी देर कमरे में टहलता रहा। टहलते टहलते उसने एक बड़ा निश्चय किया। बोला, रेखा जी, आप शायद मेरे बारे में बहुत कम जानती हैं। मैं अपनी जीवन कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनेंगी? रेखा ने झिझकते हुए स्वर में कहा, आप सुनाना चाहते हैं तो जरूर सुनूंगी, पर कहानी जितनी अपने आप कही जाए उतनी ही ठीक होती है। जो सुनाई जाती है उस पर पीछे अनुताप भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा कुछ करें जिससे पीछे अनुताप हो। आप मेरे कारण ऐसा करेंगे तो मेरा बोझ नहीं, आपको सुनना होगा, क्योंकि आपने अभी जो बात मुझे कही वे दोबारा कहें, ऐसा मौका मैं नहीं आने देना चाहता। जितनी देर चंद्रमाधव बोलता रहा, रेखा एक शब्द नहीं बोली, ना उसने चंद्र की ओर देखा ही, बल्कि जब कहते कहते चंद्र का स्वर कुछ भर्रा आया, तब उसने नीरव पैरों से उठकर बड़े टेबल लैंप का प्रकाश मंद कर दिया और फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। खिड़की के बाहर एक शेफाली का छोटा पेड़ था, उसकी ओर देखती रही। चंद्र चुप हो गया। रेखा तब भी नहीं बोली। देर तक दोनों चुप रहे। फिर चंद्र ने धीरे से कहा, रेखा जी। उसका स्वर अभी आविष्ट था। रेखा ने धीमे किंतु साफ और ठंडे स्वर में पूछा, ये सब आप मुझे क्यों बताते हैं? चंद्र सहसा खड़ा हो गया, नए आवेश से बोला, अब भी मुझसे ये पूछ सकती हो रेखा? रेखा? रेखा सहसा खड़ी हो गई, यद्यपि अपने स्थान से हिली नहीं। न शेफाली की ओर उसने मुंह फेरा, केवल उसका हाथ तनिक सा मुड़कर ऊंचा हो गया। उंगलियों में एक हल्का सा निषेध या वर्जना का भाव आ गया। चंद्र ने फिर कहा, तुम कैसे ये पूछ सकती हो रेखा? एक अधूरा कदम उसने रेखा की ओर बढ़ाया, पर ठिठक गया। रेखा की विमुख निष्कंप देहवल्ली को
उसने एक बार सिर से पैर तक देखा, फिर उसके उस मुड़े हुए हाथ को। फिर बोला, रेखा, रेखा देवी, मुझे क्षमा कीजिए रेखा देवी, और जल्दी से बाहर चला गया। लौटकर उसने एक क्षमा याचना का पत्र भी लिखा। 2-3 दिन बाद ही रेखा का उत्तर आया। उसमें सारी घटना का कोई उल्लेख ही नहीं था। यही लिखा था कि चंद्र माधव को बार बार वहां आने में कष्ट होता है। अब की बार वही मिलने आएगी। उसके ठहरने के लिए चंद्र को कष्ट नहीं करना होगा। रियासत वालों का एक गेस्ट हाउस लखनऊ में है और वहीं उसे ठहरने की अनुमति मिल गई है। बच्चे रानी के साथ ननिहाल जा रहे हैं, अतः उसे कुछ दिन की छुट्टी है। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।